हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात कर लिया था। आई होप आप सब लोगों ने बेसिक समझ लिया होगा कि कौन सा पार्ट का क्या प्रोसेस होता है और कैसे काम करता है। अब हम लोग उसी चीज़ को आगे बढ़ेंगे और इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे मैकेनिज़्म, मतलब एग्जैक्टली कैसे काम होता है रेस्पिरेशन का। उससे पहले हमारा एक सिस्टम हम लोगों ने जो सीक्वेंस देखा था कि एयर कैसे कहाँ से पास करेगा। तो नॉस्ट्रल्स, नेसल चेम्बर, नेसोफेरिंग्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ग्लोटिस, ट्रैकिया, रेस्पिरेटरी ट्री। तो ऐसे हम लोगों ने बात किया था कि ऐसे एयर पास करने वाला है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे ये देखो, ये बहुत ही अच्छा एक वैल्यूएबल डायग्राम है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ये डायग्राम के अंदर आप लोग सारी चीज़ें देख पाओगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले नेसल कैविटी, सबसे पहले नॉस्ट्रल के बाद है नेसल कैविटी, नेसल कैविटी के बाद है हमारे पास फेरिंग्स के बाद है ग्लोटिस के बाद है हमारे पास लैरिंग्स या फिर वोकल कॉर्ड, उसके बाद है ट्रैकिया के बाद है हमारे पास लंग्स के अंदर भी 3 पोर्शन है। सुपीरियर लोब जिसको हम लोगों ने एंटीरियर लोब बोला था, मिडल लोब, इंफीरियर लोब जिसको हम लोगों ने पोस्टीरियर लोब बोला था, पोस्टीरियर लोब और फिर हमारे पास है मिडल लोब। अब यहाँ पे हमारे पास इतना सा जो पोर्शन है, ये रीजन को हम लोग कहते हैं कार्डियक नॉच। यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है और नीचे की साइड डायफ्राम। यहाँ पे हम लोग दो तीन चीज़ें नहीं सीखने वाले हैं। अब हम लोगों ने बात किया था लंग्स के बारे में। लंग्स के अंदर अब हमें ये देखो, ये बहुत ही अच्छा एक डायग्राम मुझे मिल गया था, साइंस सोर्स ऐसा कुछ करके है, तो वहाँ से मैंने ये डायग्राम लिया हुआ है। तो ये लैरिंग्स है, लैरिंग्स कार्टिलेज से बना हुआ है, उसको लिगामेंट से पकड़ा हुआ है। ट्रैकिया है, विंड पाइप बोलते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। अब ये जो है यहाँ से जो ट्रैकिया है वो डिवाइड करेगा। जब सबसे पहली बार जब ट्रैकिया डिवाइड करेगा तब हम लोग उसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। जब वही ये देखो, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आके वो डिवाइड कर गया 2 में, एक ही से 2 में निकल गया है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकस। अब ये जो सेकेंडरी ब्रोंकस है, ये जब आके और 2 में डिवाइड कर गया तो हम लोग इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्रोंकस। और फिर टर्शियरी ब्रोंकस आगे जाके जब डिवाइड करता है तो हम लोग इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। तो इतनी चीज़ें हम लोगों को याद रखनी है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला डिवीजन ट्रैकिया का प्राइमरी ब्रोंकस का 2 डिवीजन हुआ सेकेंडरी ब्रोंकस का डिवीजन हुआ टर्शियरी ब्रोंकस का डिवीजन हुआ ब्रोंकियोल्स। तो इतनी चीज़ें हमें याद रखनी है कि लंग के अंदर डिवीजन कैसे होता है। प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स। तो इतनी चीज़ें हैं लंग्स के अंदर। अब हम लोग एग्जैक्टली मैकेनिज्म क्या है रेस्पिरेशन का वो देखेंगे। अब जब भी हम लोग इनहेल करते हैं या इंस्पिरेशन करते हैं तब सबसे पहले क्या होता है, तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है, रिब्स जो है वो ऊपर के साइड थोड़ी थोड़ी मूव करती है, मतलब नॉर्मल पोजीशन से बाहर के साइड मूव करती है। इससे क्या होता है, तो जो लंग्स हैं हमारे पास उनके अंदर प्रेशर कम हो जाता है। अब प्रेशर जब कम हो जाता है तो सब लोगों को डिफ्यूजन का प्रिंसिपल पता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो बाहर हाई प्रेशर है, अंदर प्रेशर कम हो गया है, तो बाहर से हवा अंदर की साइड आता है। अब ये जो है ये प्रोसेस है, ऐसे इंस्पिरेशन होता है और ऐसे एयर अंदर ली जाती है। सबसे पहले डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, यहाँ पे आप देखोगे डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट किया मतलब क्या हुआ, तो ये जो डायफ्राम पहले नॉर्मल ऐसा था, ये नॉर्मल पोजीशन है। अब ये नॉर्मल पोजीशन के बाद जब ये डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या हुआ, तो एयर का जो सिस्टम था, जो लंग के अंदर जो एरिया था वो ज़्यादा हो गया। अब पहले क्या था, एक एरिया के अंदर 10 आदमी रहते थे, अब वो एरिया को 100 कर दिया, तो 100 एरिया के अंदर 10 आदमी रहते हैं। तो सिस्टम ये है कि अंदर प्रेशर कम हो गया है, मोटे तौर पे अंदर प्रेशर कम हो गया है, तो बाहर से हवा अंदर आ जाती है और ऐसे हम लोग इनहेल करते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको ATP लगता है, मतलब ATP यूज़ होता है, इसलिए हम लोग इसको एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। और ये प्रोसेस होने में
2 सेकंड लगता है। वैसे ही हमारे पास एक्सपीरेशन है या एक्सेलेशन है, इसको हम लोग ये कैसे होता है। तो डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो डायफ्राम ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तो अब उसको रिलैक्स करने का टाइम है, तो अब डायफ्राम रिलैक्स करेगा। तो अब क्या होगा, डायफ्राम जब रिलैक्स करेगा तो जो सबसे पहले रिब्स है वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी, डाउन साइड नहीं जाएगी, क्योंकि रिब्स नॉर्मल पोजीशन से ऊपर के साइड जाती है, तो वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगी। इससे जब नॉर्मल पोजीशन में आएगी रिब्स, और जब ये हमारे पास डायफ्राम रिलैक्स कर रहा है तो ये जो लंग है उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो सबको पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो बाहर कम प्रेशर है और अंदर ज़्यादा प्रेशर है, तो एयर अंदर से बाहर चला जाता है। अब ये जो प्रोसेस है ये पैसिव प्रोसेस है, मतलब इसके अंदर एटीपी नहीं लगता है और इसको होने के लिए अराउंड 3 सेकंड लगते हैं। तो ऐसे एक्सपीरेशन होता है। इसके नोट्स बना लेना, ये बहुत ही अच्छे डायग्राम्स हैं और इसको समझ लेना सही से। उसके बाद है हमारे पास इम्पॉर्टेंट एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है, तो एक ग्रेप शेप, मतलब अंगूर की तरह, जैसे अंगूर का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर होता है। हॉलो कैविटी है, मतलब अंदर से खाली कैविटी होती है जो एक्सचेंज ऑफ गैस में हेल्प करती है। तो अब यहाँ पे सबसे नीचे वाला डायग्राम है ये। अब ये डायग्राम के अंदर देख पाओगे कि एल्वियोलाई के ऊपर कैसे बहुत सारे ब्लड वेसल अरेंज होते हैं। तो ये एल्वियोलाई एक्सचेंज का काम करती है। अब यहाँ पे हमारे पास है ब्रोंकियोल्स या ब्रोंकाई, आपको बताना है। अब वो डिवाइड करेगा लास्ट में ग्रेप शेप स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग कहते हैं एल्वियोलाई। अब एक एल्वियोलाई के गुच्छे को हम लोग एल्वियोलर सैक कहते हैं। अब होता क्या है एग्जैक्टली, तो ऐसे हमारे पास एक एल्वियोलाई है यहाँ पे। ये एल्वियोलाई को आप देख पाओगे कि एक एल्वियोलाई के ऊपर कितने सारे ब्लड वेसल है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे ये डायग्राम के अंदर एक ही को कंसिडर किया हुआ। तो एल्वियोलाई के पास ये ब्लड आया, ये ब्लड के अंदर क्या है, ये जो ब्लूइश कलर ब्लड है, ये ब्लड को हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो ये ब्लूइश कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब आपको सिंपल फिनोमेना पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा जहाँ पे होगा वहाँ से लो की तरफ जाएगा। तो सबको पता है कि हम लोगों ने जो एयर इनहेल किया वो एयर कहाँ से आया, तो वो एयर आया एटमॉस्फेयर से। अब एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% और ऑक्सीजन है 21%। तो परसेंट भी लगा देते हैं ऐसे। तो जब हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल किया तो जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ब्लड वेसल में आया, तो वो ब्लड वेसल में आया वो कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.03% से ज़्यादा है। तो वो क्या होगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। क्यों? सिंपल फिनोमेना है डिफ्यूजन से, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। सेम चीज़ होगा ऑक्सीजन के साथ। जो हम लोगों ने एयर इनहेल किया उसमें 21% ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन मूव कर जाएगा, और फिर जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं था वो ब्लड के पास ऑक्सीजन आ जाएगा, वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, और फिर वो ब्लड आगे पास ऑन कर दिया जाएगा। तो ऐसा कंटिन्यूसली एवरी इंस्पिरेशन एवरी एक्सपिरेशन होता ही रहता है, और ऐसे एल्वियोलाई काम करते हैं। अब ये ऐसे पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। आई होप आपको यहाँ तक सब सही समझ में आया होगा। डाउट है तो पूछ लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए दिया था, वो आपको सही कर लेना है, क्योंकि ये जो डायग्राम होते हैं वो 1.5 से 2 मार्क्स के होते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमें ये क्यों बताया जा रहा है, पर ये 1.5 से 2 मार्क्स के डायग्राम होते हैं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करते हैं, पर ये डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो हम लोग बेबी स्टेप्स लेके धीरे धीरे एक डायग्राम अगर प्रिपेयर कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। तो इसलिए आप ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी डायग्राम ड्रॉ कर लो, और टेक्स्ट बुक से भी आप नोट्स बना लो,
और कौन से फ्लो में एयर का फ्लो, कौन से सीक्वेंस में एयर का फ्लो होता है वो भी आपको लिखना है। मैंने सारे होमवर्क आपको दिए हुए ऑलरेडी पीपीटी में, तो आपको जस्ट कॉपी ही करना है। अब कॉपी कर लो सही से और जल्दी जल्दी सबमिट करवा दो। थैंक यू।